हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी 8th क्लास है और 8th क्लास में हम लोग देख रहे हैं हमारे अतीत थर्ड हमारी बुक है। फर्स्ट हम लोग 6 में पढ़ते हैं, सेवंथ आपका 7th में और थर्ड हम लोग 8th में पढ़ते हैं। क्लियर है? अतीत मतलब बीता हुआ समय, उसी के विषय में पढ़ते हैं, शायद वही इतिहास है। और इसमें हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 के अंतर्गत आदिवासी दीकू एवं एक स्वर्ण युग की जो आपकी कल्पना है उसकी हम लोग आपका बात कर रहे थे। तो हम जल्दी से पहुंचते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात करेंगे अपने टॉपिक पर। इन टॉपिक में हमने पढ़ा आदिवासी दीकू के विषय में पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको बिरसा मुंडा के बारे में बताया कि बिरसा मुंडा के पास कुछ चमत्कारी शक्ति आ गई थी और वो अपने आप को भगवान बोल रहा था और कहने लगा था कि मेरे पास सारी बीमारी को दूर करने का कुछ उसके पास आपके पावर थी। और आपको पता है बिरसा मुंडा जो है, आपका जो मुंडा जनजाति है बेसिकली, वो कहाँ पाई जाती है? आपका झारखंड और छत्तीसगढ़ के आसपास जो छोटा नागपुर का पठार है, बेसिकली छोटा नागपुर के प्लेट्यू में हमको देखने के लिए मिलती है। रीजन बड़ा है, ठीक है, ये आपको देखना है। और कह रहे हैं इसके साथ और भी आदिवासी समाज समूह है। बिरसा किस जाति से थे? मुंडा। और मुंडा के साथ कौन सी मिलती है? संताल और उमराव भी आपको आपको देखने के लिए मिलते हैं। और दीकू कौन है? दीकू है गैर आदिवासी लोगों को आपका दीकू कहा गया है। ठीक है, गुलाम है, दीकू हैं, किस तरह से अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं ये आपको देखने की आवश्यकता है। ठीक है, और आदिवासी समूह को वह किस तरह जीते हैं और घूमते हैं, ये सारी चीजों को हमने इसमें देख लिया। ठीक है, खोंड जनजाति के विषय में हमने पढ़ लिया। कहाँ कहाँ पर मैंने आपको बताया कहाँ पर गुज्जर, बकरवाल, भोटिया, भील, राजी, बंजारा, गोंड, बंजर, पेंगा, कोया, संथाल, मुंडा, उर्वा, खासी, जयंती, मिसमी, अगुआ, ये सब आपकी छोटी छोटी जो जनजातियां, बैगा वगैरह आपका देखने के लिए मिलते हैं। और कहीं पर आपका पशुपालन भी है, ये लोग आपका करते हैं। तो इन सारी चीजों को हम लोग आपका पाथवे कर चुके थे और हमको इन्हें आज आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ते हुए हमें इन सारी चीजों को आपका अच्छे से देखना है और इनको हम देखेंगे। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक अपना चैप्टर को अच्छे से कर लिया था कि ये लोग धान की खेती कर रहे हैं। ठीक है, और कुछ आदिवासी लोग जो है अपने समुदाय पर क्या असर पड़ा, इन सबको हम लोग देख चुके हैं। चलिए, कोई बच्चा है, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से जो माइक लेकर आपका चैप्टर को पढ़े, कोई बच्चा? चलिए, आदिवासी समूह को देखा और हमने घुमंतू और काश्तकारों पर क्या असर पड़ा ये भी मैंने आपको बताया। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि आपका स्लीपर क्या था, स्लीपर के विषय में समझाया। और आप देखते जो पहाड़ों के पेड़ काटे गए थे, चाहे वो चीड़ के हों, साल के हों, सपूस के हों, किसी की मतलब जो आपके पुराने पेड़ थे, लगभग लगभग जो बहुत साल पुराने थे, उन लोगों ने क्या किया, उन स्लीपर्स को, उनके स्लीपर्स बनाए और रेल की पटरी के डेवलपमेंट में उन लोगों को उनको यूज किया। क्लियर है? ये हमने इसमें देखा। फिर कैसे उनका जीना दिक्कत में था, कठिनाई में था। बैगा जनजाति के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, एक छोटा सा स्टोरी के रूप में समझाया गया है कि दरवाजे पर कोतवाल है, गांव में जमींदार है, खेत का सरकार है। इस तरीके से बताया कि वो अपनी समस्या को बता रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से महिलाएं जो है आपका बुनाई कर रही हैं, इनको हमने पढ़ लिया, देख लिया। और फिर आपका चटाई बुनती एक महिला को भी हमने देखा कि बच्ची कैसे उसकी कमर पर बंधी हुई है, वो काम कर रही है। और बताया कि महिलाएं केवल घर में काम नहीं करती, अपितु खेती और उद्योग के लिए दूसरी जगह पर जाकर भी अपनी खेती करती हैं और काम करती हैं। उनको भी हमने आपका देख लिया। और अब थोड़ा सा बिहार का एक सीन है और कोयला खदान से ये आपका कोयला निकाल रहे हैं। कोयले के दो क्षेत्र हैं बड़े फेमस, आपको पता होना चाहिए। कोयला का जहाँ से कोयले का उत्पादन होता है, एक है झरिया, एक है रानीगंज। दो ऐसे क्षेत्र हैं, झरिया और रानीगंज, जहाँ से कोयला निकाला जाता है बहुत अच्छी मात्रा में। और कोयले की खदान का एक फोटो है। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा, आप काम की तलाश में लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको हम आगे बढ़ेंगे बाद में। पहले यहाँ तक जितने बच्चों ने कल पढ़ लिया था, कल तक किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई ऐसा पर्सन जो आपको समझ ना आया हो, कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से, अगर आपको लगता है कि ये टॉपिक हमने पढ़ा था और इसमें हमको कोई चीज समझ नहीं आई है, मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए,
आगे बढ़े। बात कर रहे हैं काम की तलाश। काम की तलाश में घर से दूर जाने वाले आदिवासी की दशा तो और भी खराब थी। कह रहे जो लोग अपना गांव जंगल छोड़कर दूसरी जगह काम की तलाश में, कोई कोयले की खदान में, कोई आपका ट्रेन बिछाने में, कोई दाएं बाएं जो आपके मजदूर जा रहे थे जिन्हें आपका रोजगार की तलाश थी, उनकी स्थिति कह रहे हैं और भी खराब हो रही थी। ठीक। 19वीं सदी के आखिर तक चाय के बागान फैलने लगे थे। आप जानते हैं कि चाय की प्लांटेशन हो रही थी, और मैंने आपको समझाया था और बताया था कि कर्नाटक में कॉफी लगाई गई, दार्जिलिंग में चाय के बागान लगाए गए, कहाँ पर रबड़ लगा, यूपी में गन्ने की प्लांटेशन कराई गई। क्लियर है। तमिलनाडु में अलग, तो उन्होंने प्लांटेशन की थी कि कहाँ पर हम क्या क्या उत्पादन करेंगे। जैसे बंगाल में उन्होंने जूट उत्पाद किया था, पंजाब और गुजरात में आपका कपास को उत्पादन पर उन्होंने आपका प्लांटेशन की फोर्स किया था। कह रहे इसी समय एक चीज था खनन, माइनिंग, यानी कि कोयला निकालते थे ये लोग। तो कह रहे खनन भी एक प्रमुख उद्योग था, महत्वपूर्ण उद्योग माना गया। अब कह रहे देखिए असम में चाय के बागान, दोबारा देख लीजिए, झारखंड में कोयले की खदान, काम करने के लिए आदिवासी को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया, ठेकेदारों को माफक भर्ती की गई। ठेकेदार ना तो बहुत कम वेतन पे थे बल्कि उन्हें वापस घर भी नहीं लौटने देते थे। ये सारी चीजें, ये सारी समस्या उनको देखने के लिए बहुत रूप में मिलती। ठीक। अब कह रहे हैं नजदीक से देखना। 19वीं सदी, 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूह में कानून व्यवहार अपनी पाबंदी, नए व्यापारी और महाजन द्वारा शोषण के खिलाफ कई बार 1831 से लेकर 32 के बीच आदिवासी समूह और 1885 में बगावत कर दी गई। मध्य भारत में बस्तर 1910 में हुआ, 1940 में महाराष्ट्र में वेल्लोरी विद्रोह। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह इस तरह का विद्रोह था। कैसा था जो विद्रोह कर रहे थे? वो कुछ इस प्रकार का हमको विद्रोह आपका दिख रहा। ठीक, कैसा विद्रोह था इस पर थोड़ी सी विचार करेंगे कि जो आपका बल्ली विद्रोह हो रहा था, इन विद्रोह, बिरसा मुंडा जिनके साथ चैप्टर शुरू हुआ था, वही वो आपका करेक्टर है बिरसा मुंडा। बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य में हुआ। इनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरी चराते, बांसुरी चराते, स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाजते बीतता था। परिवार खुशनमी मुख्य रूप से बोहड़ के आसपास जंगलों में हुई थी। गरीब से लाचार बिरसा के पिता काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता। क्या था? जगह जगह भटकना पड़ता। लड़कपन में ही बिरसा ने अतीत में हुए बिरसा मुंडा की कहानी सुन ली थी। उन्होंने कई समुदाय के सरदारों को मुखिया के विद्रोह का आह्वान करते हुए देखा। बिरसा के समुदाय के लोग एक ऐसे स्वर्ण युग की बात किया करते थे जब मुंडा लोगों ने दीकुओं से उत्पीड़न से पूरी तरह से आजाद थे। यानी कि जब कोई दीकू नहीं आए थे, दीकू का मतलब है जब उस समय कोई भी अंग्रेज लोग आपका नहीं आए थे, किसी भारी व्यक्ति का उनके क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं था, तब एक बार फिर उन्हें सामुदायिक आपके परंपरागत अधिकार बहाल किए जाएं। वे इलाके के मूल निवासी के वंशज थे। वे अपनी जमीन पर लड़ाई लड़ रहे थे। लोगों को याद दिलाते थे कि अपना साम्राज्य वापस पाना है। क्या कर रहे थे? वो लोगों को याद दिला रहे थे कि उनको अपना साम्राज्य वापस पाना है। ठीक है। अब देखिए, बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे। उन्होंने मिशनरी के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्हें यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए अधिकार को वापस पा सकता है।
वे अच्छे ईसाई बन जाएं और अपनी आदतें छोड़ दें, और हो सकता है बाद में बिरसा ने जाने माने वैष्णव धर्म का प्रचार एक साथ भी कुछ समय बिताया। जनेऊ को धारण किया, अब देखिए, और शुद्धता और दया की भावना पर जोर दिया। किस पर? शुद्धता और दया की जो भावना है उस पर आपका जोर दिया। अपनी किशोर अवस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए, उन्होंने वह काफी गहरे मत से प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया वे शराब पीना छोड़ दें, गांव को साफ रखें, डायन व जादू टोने में विश्वास ना करें। यह ध्यान देने वाली बात है कि बिरसा मिशनरी और हिंदू जनों को लगातार उन्होंने आपका विरोध किया। वह उन्हें बाहर मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। क्या कर रहे थे? उनको बाहर मानते थे जो आपका मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया, अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकट लिया। वे अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जो मुंडा लोग अच्छे जीवन जीते थे, तटबंध थे और कुदरती झरनों पर नियंत्रित थे, पेड़ और बड़े बाग थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उनकी कल्पनीय युग में मुंडा अपनी बरादरियों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते। पेट पालने के लिए खेती भी कर रहे थे, और काल्पनिक जो मन में हम लोग कोई अवधारणा बनाते कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसका काल्पनिक है। और मुंडा ने अपनी बरादरी और रिश्तेदारी का खून नहीं बहाएंगे, उन्होंने डिसाइड किया ईमानदारी से जीतेंगे। बिरसा चाहते थे कि एक बार अपनी जमीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। उन्हें दूसरे से कोई मतलब नहीं था, दूसरे का कोई लालच से उन्हें मतलब नहीं था, बस वो यही चाहते थे अपनी जगह पर टिक कर वो काम करें। अंग्रेजों को बिरसा आंदोलन की राजनीति के उद्देश्य से बहुत ज्यादा परेशानी थी। आंदोलन मिशनरी, महाजनों, हिंदू स्वाभिमान और सरकार को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में एक वो आपका स्थायी करना चाहते थे। क्या था? आपको स्थायी करना चाहते थे यह आंदोलन, ताकि डाकुओं की समस्या को, सारी समस्या को कष्ट और आपका मान सके, ये सारी चीजें इसमें देखते थे। अंग्रेजों की भूनीति की परंपरागत भूमि को नष्ट करने की रही थी। भूमि, महाजन और जमीन छीन जाते थे। मिशनरी और उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेजों ने सख्त कार्रवाई का फैसला लिया। 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया गया। दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सजा हुई और 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा का समर्थन जुड़ा। गांव-गांव घूमने लगे, लोगों को उस्काने के लिए आपका परंपरागत प्रतीक और भाषा का इस्तेमाल किया। आह्वान किया कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावण यानी कि दीकू और यूरोपियों से आपका उन्हें क्या कर दें, आपका तबाह कर दें। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को क्या कर रहे थे, आपका निशाना बनाने लगे थे, ठीक, और उन्हें थाने और चर्चों पर हमला शुरू कर दिया। महाजन व आपके जमींदार की संपत्तियों पर धावा बोल दिया, और सफेद झंडा बिरसा का राज का प्रतीक था। कैसा? सफेद झंडा। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई। अब जो व्यक्ति ये कहता था कि उसके पास कुछ चमत्कारी शक्ति है, वो सारी बीमारी को दूर कर सकता है, कुछ हैजे से आपकी उनकी मृत्यु हुई। जैसे वो मरे, आंदोलन आपका ठंडा पड़ गया। ठंडा पड़ने का मतलब है किसी तरह की गति, जिस तरह से वो जिस उग्र या फिर जिस आपके चरम पर था, उनकी मृत्यु हो गई, उसके बाद धीरे धीरे डाउनफॉल हो गया और वो आंदोलन समाप्त हो गया। यह आंदोलन 2 मायने में महत्वपूर्ण था। पहला क्या मीनिंग था कि ये क्यों महत्वपूर्ण रहा, जो इतना आपको महत्वपूर्ण देखते हैं, इसने औपनिवेशिक सरकार जो आपका ये आ रही थी, अंग्रेजों जो ब्रिटिश शासन कर रहे थे, ऐसा कानून लागू करने के लिए मजबूर किया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की जमीन पर आसानी से कब्जा ना करें। उसने एक ऐसा नियम बनवा दिया था कि कोई भी लोग बाहर का आकर
आदिवासी जमीन को सीधा टेक ओवर नहीं कर सकता। दूसरा काम किया उसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने की आदिवासी सक्षम है, और उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीक के जरिए इस काम को अंजाम दिया। पहला, हर कोई आदिवासियों की जमीन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता। दूसरा, ने बताया कि हमारे पास इतनी सक्षमता है कि हम उपनिवेश शासन का विरोध कर सकते हैं, और विरोध में अपने कस्टम के अनुसार, अपने संघर्ष के प्रतीक के अनुसार, दादी देखते हैं आप लगे इस तरह की, क्लियर है, वो उनके संघर्ष और लाठी के साथ उन्होंने इस प्रकार के संघर्ष को अंजाम दिया, और यही था इनका एक बहुत लंबी जीवन शैली का जीने का तरीका। तो ये बिरसा मुंडा की कहानी से था। एक बार थोड़ा सा आप देख लीजिए, किसी को डाउट है मुझसे पूछ लीजिए, फिर देख लिया। चलिए, यहाँ कुछ पूछना है बच्चों किसी को, क्योंकि टॉपिक जो है आपका चैप्टर पूरा समाप्त हो चुका है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। कोई डाउट, कोई क्वेरी हो किसी बच्चे की, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हो गया? तो इसी प्रकार हम चलते हैं, आपका इसी तरह से पूरा चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, ये बिहार का सीन था, मैं आप ये एक्सप्लेन करना भूल गया था। तो काम में 50% जितना भी आपका खरी निकलते थे उसमें आदिवासी लोग काम करते थे। अंधेरी दम घोटू खदानें होती थी, गहराई में काम करना पड़ा, न केवल शरीर कमर तोड़ था बल्कि खतरनाक था, और अक्सर समूचे जान जान भी दिक्कत की रहती थी। और 1920 में देश में कोयले की खदान, हर साल में आपका 2000 से भी ज्यादा श्रमिक आपका मर जाते थे, ये कोयले की खदान में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं सीधा, आपके फिर से याद करें, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, और यही पता लग जाएगा कि आप लोगों ने चैप्टर को कितने अच्छे से पढ़ा है, कितने अच्छे से आपको चैप्टर को आता है। आप इसको अच्छे से देख सकते हैं। चलिए, तो पहला है रिक्त स्थान भरें। जो खाली जगह दी गई है आपको, ये खाली जगह है, ये खाली जगह है, ये आपको भरनी। ठीक, चलिए, तो पहला आपको खालिस्तान भरना है। अंग्रेजों ने आदिवासियों को डैश डैश के रूप में वर्णित किया। अंग्रेजों ने आदिवासी को किस रूप में नोटिफाई किया था या वर्णित किया था? सोचिए, अगर आपने पढ़ा होगा तो ही मिलेगा आंसर। झूम खेती में बीज बोने के तरीकों को क्या कहते थे? अगला है, मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं का डैश डैश स्वामित्व था। असम डैश डैश और बिहार के डैश डैश के काम करने के लिए आदिवासी जाने जाते थे। बताइए, तो पहले ऑप्शन में क्या आएगा, कौन बताएगा? चलिए, अंग्रेजों ने आदिवासियों को क्या कहा था? जंगली, यानी कि बर्बर,
और क्या कहा था इनको, ये आदिवासी लोग कैसे हैं, जंगली हैं, बर्बर हैं, इनको सभ्य बनाना है, ऐसी बात कुछ करी थी चैप्टर में कहीं? देखिए मैंने आपको बताया थी। तो पहला का तो ये हुआ। दूसरा ढूंढिए, झूम खेती के बीज बोने के तरीकों को क्या कहते थे? पहली बात तो आपको पता होना चाहिए, झूम खेती में प्लांटेशन नहीं होती, बीजों को बोया नहीं जाता। ठीक, तो फिर करते क्या है? ये जो क्वेश्चन है, ये तो पूछ रहा है कि झूम खेती में बीज बोने के पैटर्न तरीकों को क्या कहते हैं। तो ये आपको बताना है कि झूम खेती में जो बीज बोने के तरीके हैं उनको क्या कहते हैं। बताइए बच्चों, कौन बताएगा जल्दी, बताइए। जब तक आप पन्ना नहीं पलटेंगे कैसे पता चलेगा? मैं देखिए, मैं लिखवानों को सारे लिखवा दूं अभी 1 मिनट में, लेकिन उसका कोई बेनिफिट नहीं जब तक आप पढ़ेंगे नहीं, पन्ना नहीं पलटेंगे, चीजों को हेडिंग वाइज नहीं देखेंगे, चीजें नहीं होंगी स्पष्ट। उससे क्या होगा, ये ऑप्शन तो तैयार होगा ही, साथ में चैप्टर का रिकॉल भी हो जाएगा, रिकैप भी होगा। मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ, करें बेटा फटाफट। देखिए, क्या कहते हैं, छितराना। मध्य भारत में ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त के अंतर्गत आदिवासी मुखियाओं को डैश स्वामित्व मिल गया। किसका स्वामित्व मिला होगा? जब मध्य भारत में ब्रिटिश भू व्यवस्था आई, कौन सी भू ब्रिटिश व्यवस्था? पिछले चैप्टर में पढ़ा है, बंदोबस्त, मालवाड़ी, रैयतवाड़ी, सुना था? थॉमस मुनरो, कैप्टन डीस, मैकेंजी होल्ड व्यवस्था, लॉर्ड कॉर्नवालिस व्यवस्था, उनके अंदर पढ़ा था हमने सब ये। देख लिया? तो ध्यान दीजिए, भूमि का ही तो स्वामी मिल भूमि का ही तो स्वामित्व मिलेगा बच्चों। असम के डैश डैश बिहार की कामों में, तो असम में तो थे बागान, और बिहार में क्या थी? खदान में काम करने के लिए आदिवासी जाने लगे। हो गया? कॉपी कर लीजिए। ये सब बेटा तभी होता है जब आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो। लिख लीजिए। आगे बढ़े। सही गलत बताइए। झूम काश्तकार जमीन की जुताई करते थे और बीज रोपते थे, तो बिल्कुल गलत होना चाहिए। अभी पढ़ा है हमने, और मैंने बताया भी ना, वो बीजों को रोपते नहीं थे, बल्कि क्या करते थे, छितराना यानी कि बखेरना था काम। दूसरा था, व्यापारी सांथालों के किस्मकोस खरीद को उनको 5 गुना कीमत पर बेचते थे। क्या ये बात सही है? जो चीज उनसे खरीदी है उसको 5 गुना रेट पर बेचते थे, बिल्कुल सही बात है। हम इनको यहाँ भी करते चलते ताकि आप कंफ्यूज ना, पहला क्वेश्चन गलत है, दूसरा सही है। बिरसा ने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे अपने शुद्धिकरण करें, शराब पीना छोड़ दें, डायन जादू जैसे टोटके प्रथाओं पर यकीन ना करें, ऐसा कहा था। सही है या गलत? अभी अभी पढ़े हैं। सही। अंग्रेज आदिवासियों के जीवन पद्धति को
बचाना चाहते थे, गलत, और ये भी गलत। देख लिया। तो इस तरीके से हमने सही क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स तो हमने देखा, ये देखिए, इनको पढ़ लिया। और ये तभी तैयार होते हैं बेटा जब आपने अच्छे से रिवीजन कर लिया हो चैप्टर का, तभी अच्छे से कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।